बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज डिस्कस करनी है और इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एमसीक्यूज़ का। फिल इन द ब्लैंक्स को करने का मकसद ये है क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ बन के आ जाते होते हैं, यानी यही वाली ब्लैंक की स्टेटमेंट होती है, नीचे ऑप्शंस होते हैं, आपके पास मल्टीपल चॉइस होती है, उनमें से आपने किसी एक को चूज़ करना होता है। ध्यान से इसको समझिएगा, इसमें वही कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े, यानी प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स थे इस चैप्टर के उसमें आपने पढ़ा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक में जो फर्स्ट ब्लैंक है वो है ए डैश इज अ 2 डायमेंशनल एरे कंटेनिंग डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। वो क्या चीज़ है जो कि 2 डायमेंशनल एरे है, यानी 2 डायमेंशनल एरे से मुराद है रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। कंटेनिंग डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी, एक एंटिटी के हवाले से एक मुकम्मल डिटेल होती है जिसके अंदर बेसिकली अगर हम देखें तो जो हमारी फाइल होती है जिसे हम टेबल भी कहते हैं, वो टेबल आज हमारे डेटाबेस का जो सिस्टम है, जो हम कंप्यूटर में डेटाबेस स्टोर करते हैं, वो बेसिकली रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो टेबल की डेफिनेशन ही ये है कि कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे का मतलब ये है कि रो और कॉलम को अगर हम कंबाइन कर दें तो इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होती है अबाउट एन एंटिटी, किसी भी एंटिटी के बारे में। और एंटिटी क्या होती है? जिसके बारे में डाटा स्टोर किया हुआ हमने टेबल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक टेबल बनाया हुआ, उसके अंदर टीचर्स का रिकॉर्ड है, सारे टीचर्स हैं वहां पर, यानी टीचर्स के रिकॉर्ड है उस टेबल के अंदर, तो वो एक एंटिटी है टीचर की। तो टीचर के हवाले से एक मुकम्मल डिटेल हमें प्रोवाइड कर रहा है वो स्पेसिफिक टेबल। सो द आंसर इज टेबल। तो ये स्टेटमेंट बनेगी, अ टेबल इज अ 2 डायमेंशनल एरे कंटेनिंग डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। नंबर 2, a dash is anything about which the information is kept in the database। वो क्या चीज है जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन स्टोर की होती है डेटाबेस के अंदर। ये अभी मैंने आपको फर्स्ट ब्लैंक में समझाया कि टेबल के अंदर जिसके बारे में हमने डाटा स्टोर किया हुआ उसको हम एंटिटी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एंटिटी की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस पूरे कोर्स में, चैप्टर नंबर 1 to 7 तक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसे ये ब्लैंक है, ये एमसीक्यू बनकर आ सकती है आपको। सो इसका आंसर है एंटिटी। तो ये स्टेटमेंट बनेगी, एन एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट विच द इंफॉर्मेशन इज केप्ट इन द डेटाबेस। फॉर एग्जांपल अगर हम टेबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं डाटा, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमारे पास स्टूडेंट्स का है, तो यहाँ पर जो एंटिटी है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर है टेबल के अंदर वो स्टूडेंट है। अगर टीचर का रिकॉर्ड होगा सारा एक फाइल के अंदर, एक टेबल के अंदर, तो यहाँ पर जो एंटिटी होगी वो टेबल होगी। नंबर 3, इन ए टेबल द ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज डैश। अब ये जो लाइन है ना, इसको समझने के लिए आपको याद होना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन वाला टॉपिक जो इसी चैप्टर में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ, जिसमें आपने पढ़ा था कि हमारा जो टेबल होता है उसकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज से मुराद है कि उसकी 4 करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात होती हैं, और वो जो 4 प्रॉपर्टीज हैं वो आपने पढ़ी हैं, जिनमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट, कि टेबल में 2 डुप्लीकेट रोज नहीं होनी चाहिए, हर रो यूनिक होनी चाहिए। उसके बाद आपने पढ़ा द ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट, रोज का जो ऑर्डर है वो इनसिग्निफिकेंट है, यानी गैर अहम है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब गैर अहम। रोज का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, आपकी मर्जी, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी आसानी के मुताबिक आप रोज को अरेंज कर लें। असेंडिंग ऑर्डर में कर लें, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, रोल नंबर वाइज कर लें, सीरियल नंबर वाइज कर लें, रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज कर लें, नेम वाइज कर लें, आपकी मर्जी है। द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इज इनसिग्निफिकेंट, ये थर्ड प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि जो कॉलम का ऑर्डर होता है वो भी इनसिग्निफिकेंट होता है, वो भी गैर अहम होता है। उसके बाद नंबर 4 पे आपने पढ़ा था कि कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स और ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक, हर कॉलम के अंदर कोई ना कोई एक, कम से कम एक वैल्यू जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उस स्टेटमेंट में वो आपसे पूछ रहे हैं ना, टेबल द ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम इज, यानी रोज और कॉलम का जो ऑर्डर है वो क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पर आंसर है इनसिग्निफिकेंट। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल में बताया कि इन दोनों की जो तरतीब है वो गैर अहम होती है। नंबर 4, in a relation the attribute or a combination of attributes that uniquely identifies a record is called dash। यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है ना, in a relation, यहाँ रिलेशन से मुराद टेबल है, यहाँ रिलेशन से मुराद फाइल है, क्योंकि हम टेबल को फाइल भी कहते हैं और इसका एक और नाम होता है रिलेशन। तो याद रखिएगा डेटाबेस में रिलेशन और रिलेशनशिप में फ़र्क है।
रिलेशन से मुराद टेबल है और रिलेशनशिप से मुराद है कि टेबल्स को ज्वाइन करना। सो वो कहते हैं ना रिलेशन, यहाँ वो कह सकता था यहाँ पर इन अ टेबल, तो यहाँ पर रिलेशन का वर्ड उसने यूज किया, तो इसका मतलब टेबल ही है। द एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, एक एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड, जो किसी एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, यूनिकली उसकी पहचान करें। यूनिकली से मुराद है कि उसके जैसा कोई और ना निकल के सामने आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी स्टूडेंट का रोल नंबर लिखता हूँ तो रोल नंबर से किसी एक स्टूडेंट को ही आइडेंटिफाई किया जाएगा, यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा, एक से ज्यादा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड नहीं आएगा सामने। क्यों? नेम से अगर हम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम सर्च करता हूँ अहमद, तो अहमद से रिलेटेड जो है वो कई रिकॉर्ड आ सकते हैं। तो अहमद वाली जो फील्ड है, अहमद वाला जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। यानी जो नेम वाली फील्ड है वो यूनिक नहीं है, जबकि रोल नंबर जो है वो यूनिक है। तो जो यूनिक एट्रीब्यूट होता है उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। सो नंबर 4 जो ब्लैंक है इसका आंसर है प्राइमरी की। सो ये इस तरह से बनेगा, इन अ रिलेशन द एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इज कॉल्ड प्राइमरी की। नंबर 5, ए डैश डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि वो क्या चीज़ है जो एक एंटिटी की खसूसियात को एक्सप्लेन करती है। ये डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा एट्रीब्यूट की, कि एट्रीब्यूट यानी फील्ड की डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा, फील्ड को एट्रीब्यूट भी कहते हैं, कॉलम भी कहते हैं। तो एट्रीब्यूट जो है बेसिकली ये एक एंटिटी यानी एक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात को डिस्क्राइब करती है। यानी एक टेबल है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट के टेबल के अंदर रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, फोन नंबर, एड्रेस, फादर नेम, ये क्या हैं? ये एट्रीब्यूट्स हैं। और ये किसको एक्सप्लेन करें, किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? ये एक एंटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो एंटिटी क्या है? स्टूडेंट। रोल नंबर से पता चल रहा है कि ये कोई स्टूडेंट का टेबल होगा, किसी टीचर का नहीं होगा, किसी डॉक्टर का नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर और टीचर या पेशेंट इनका रोल नंबर नहीं होता। इस तरह से क्लास, सेक्शन, ये पता चल रहा है ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कौन सी एंटिटी को? स्टूडेंट की एंटिटी को। तो यहाँ पर आंसर है एट्रीब्यूट। नंबर 6, a dash is an attribute in a table whose values must match a primary key in another table। क्या है जो कि ऐसा एट्रीब्यूट है टेबल के अंदर जिसकी वैल्यू जो है वो प्राइमरी की के वैल्यू के साथ मस्ट मैच होनी चाहिए, और वो प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की है। अब जितनी भी आपने कीज पढ़ी हैं उनमें लास्ट आपने की पढ़ी थी फॉरेन की, और ये वाहिद की है जिसका ताल्लुक होता है किसी दूसरे टेबल की फील्ड के साथ। यानी फॉरेन की का रिलेशन होता है, रिलेशनशिप होता है किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ, आपने पढ़ा हो। इसके अलावा कोई आपने फील्ड ऐसी नहीं पढ़ी जो टेबल से बाहर ज्वाइन कर रही हो किसी दूसरे टेबल को। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए हम फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। किसी एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में मौजूद हो तो वो फॉरेन की बन जाती है। लेकिन फॉरेन की जो वैल्यूज हैं वो मस्ट मैच होनी चाहिए प्राइमरी की वैल्यू से। तो यहाँ पर आंसर है फॉरेन की। क्यों मैच होनी चाहिए? क्योंकि फॉरेन की असल में डिपेंड करती है प्राइमरी की के ऊपर। फॉरेन की में डाटा हमने प्राइमरी की से निकाल के रखा होता है, इसीलिए हमारे पास जो फॉरेन की है उसका डाटा मस्ट मैच होना चाहिए प्राइमरी की से। ऐसा नहीं है होना चाहिए कि फॉरेन की के अंदर एक डाटा मौजूद है, एक वैल्यू मौजूद है, और वो वैल्यू जो है वो दूसरे टेबल की प्राइमरी की में है ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, ये एक एरर है, ये गलती है। तो इसका आंसर है फॉरेन की। तो स्टेटमेंट बनेगी, a foreign key is an attribute in a table whose values must match a primary key in another table। उसके बाद है नंबर 7, a dash is responsible for the design, implementation, operation, management and maintenance of the database। वो कौन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है डेटाबेस के डिजाइन की, उसके इम्प्लीमेंटेशन की, उसके ऑपरेशन की, यानी उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएं, उसकी मैनेजमेंट की और उसके मेंटेनेंस की। तो उसे कहते हैं DBA, यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और इसी शख्स की जिम्मेदारी होती है कि उसका डिज़ाइन को देखे, उसको इम्प्लीमेंट करे, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए, मैनेजमेंट और मेंटेनेंस को देखे। सो द आंसर इज DBA, या आप इसके अंदर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मुकम्मल भी लिख सकते हैं। नंबर 8, अ डैश कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स। वो कौन सी की है जो 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाकर बनती है, या 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल होती है। तो इसे कहते हैं कंपोजिट की। कंपोजिट की भी यूनिक फील्ड होती है, यूनिक की होती है, आपने पढ़ा है, लेकिन ये प्राइमरी की तरह यूनिक भी होती है। यानी ये होती है असल में प्राइमरी की है, प्राइमरी की से मुराद यहाँ पर यूनिक है, लेकिन ये 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाकर यूनिक बनती है। अगर एक फील्ड के ऊपर
हमने की लगाई हुई है वो फील्ड यूनिक है तो उसे प्राइमरी की कहेंगे। लेकिन अगर टेबल में कोई प्राइमरी की सिंगल नहीं नजर आ रही तो हम दो को कंबाइन करेंगे तो वो कंपोजिट की बनेगी, और कंपोजिट की को हम कनकैटिनेट की भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस ब्लैंक में आप कनकैटिनेट की भी लिख सकते हैं, क्योंकि कंपोजिट का दूसरा नाम कनकैटिनेट की होता है, और कनकैटिनेट और कंपोजिट का मतलब होता है कंबाइन करना, मर्ज करना, मिला देना। तो ये चीजें आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और आपने बुक से भी रीड किया होगा यकीनन। नंबर 9, अ डैश इज द डायनामिक रिजल्ट ऑफ वन और मोर रिलेशनल ऑपरेशंस ऑन द बेस रिलेशंस टू प्रोड्यूस अनदर रिलेशन। तो इसका आंसर है व्यू। ये व्यू की डेफिनेशन है, और व्यू जो है ये एसक्यूएल के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, और ये एक असल में हमें रिजल्ट देता है मुख्तलिफ टेबल्स का रिलेशनल ऑपरेशन के बाद। नंबर 10, द डैश रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। नहायत ही आसान एमसीक्यू है, और चैप्टर नंबर 1 में भी हमने पढ़ा हुआ है। इससे पहले फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ चुके हैं कि ये डाटा की डेफिनेशन है। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। चैप्टर 1 में भी आपने पढ़ा, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा, तो नहायत ही आसान है। और मैंने आपको बताया था डाटा और इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन जितनी आसान है उतनी इंपॉर्टेंट है, और पेपर में कई दफ़ा आई भी हुई है। ये हो गई आपकी फिल द ब्लैंक्स, और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। और इसमें आपके पास 5 MCQs हैं टोटल, और ये 5 MCQs जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है इंसर्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट। अब ये जो कमांड्स हैं ये कहाँ पर हम लगाते हैं? आपने पढ़ा हुआ है कि कमांड्स इस्तेमाल होती हैं SQL लैंग्वेज के अंदर, यानी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के अंदर, जो डेटाबेस की लैंग्वेज है। इसके अंदर हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सो ए ऑप्शन है अ न्यू टेबल, बी ऑप्शन है अ न्यू रिकॉर्ड, सी ऑप्शन है अ व्यू, और डी ऑप्शन है डिपेंडेंसीज। सो यहाँ पर राइट आंसर है अ न्यू रिकॉर्ड, बी ऑप्शन। इंसर्ट कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड। तो एसक्यूएल के अंदर जब हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो, एंटर करना हो, तो हम इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए। क्रिएट कमांड एसक्यूएल के अंदर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, किस चीज़ को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है? सो एसक्यूएल के अंदर जब भी हमने कोई नया टेबल बनाना हो, कोई टेबल क्रिएट करना हो, तो उसके लिए हम क्रिएट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है टेबल, बी ऑप्शन है व्यू, सी ऑप्शन है रिपोर्ट, और डी है क्यूडी। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, एसक्यूएल इज यूज्ड फॉर। एसक्यूएल जो लैंग्वेज है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? ए ऑप्शन है डाटा डेफिनेशन, बी ऑप्शन है डाटा मैनिपुलेशन, सी ऑप्शन है डाटा डेफिनेशन एंड मैनिपुलेशन, और डी ऑप्शन है सर्चिंग रिकॉर्ड्स। अब डाटा डेफिनेशन से क्या मुराद है, डाटा मैनिपुलेशन से क्या मुराद है? डाटा डेफिनेशन से मुराद है कि टेबल क्रिएट करना, उसमें डाटा एंटर करना, और टेबल्स बनाना, उसके अंदर डाटा जो है वो इंसर्ट करना, ये डाटा डेफिनेशन है। डाटा मैनिपुलेशन से मुराद है कि जो डाटा हमने एंटर किया इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएं। तो एसक्यूएल के अंदर ये दोनों काम हो सकते हैं। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डाटा डेफिनेशन एंड डाटा मैनिपुलेशन। इसके अंदर टेबल्स क्रिएट होते हैं, डाटा एंटर होता है, और इसके अलावा मैनिपुलेशंस के ऊपर होती हैं, लाइक एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं, कीज अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं, इंटेग्रिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एसक्यूएल इज यूज्ड फॉर डाटा डेफिनेशन एंड मैनिपुलेशन। एसक्यूएल जो है वो डाटा डेफिनेशन और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, इसको हम कह सकते हैं। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की शॉर्ट फॉर्म होती है DDL, और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की शॉर्ट फॉर्म होती है DML। तो कहीं पर अगर आपको DDL या DML नजर आए तो आपने परेशान नहीं होना, ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की ही शॉर्ट फॉर्म है, जो एसक्यूएल के तौर पर इस्तेमाल होती है, कि एसक्यूएल जो है वो DDL और DML दोनों के तौर पर काम करती है। नंबर 4, द फॉरेन की इज फाउंड इन। फॉरेन की कहाँ पर पाई जाती है, किस टेबल में मौजूद होती है? ए ऑप्शन है पेरेंट टेबल, बी ऑप्शन है डिपेंडेंट टेबल, सी ऑप्शन है पिवट टेबल, और डी ऑप्शन है इंडेक्स टेबल। तो फॉरेन की जो है वो पेरेंट टेबल में तो होती नहीं है, क्योंकि फॉरेन की जो है जिस टेबल के साथ लिंक्ड होती है उस टेबल में प्राइमरी की होती है, और वो टेबल पेरेंट टेबल होता है। जबकि वो टेबल जिसमें फॉरेन की होती है उसे हम डिपेंडेंट टेबल कहते हैं। सो फॉरेन की इज फाउंड इन डिपेंडेंट टेबल। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नंबर 5, अ टेबल मस्ट हैव। एक टेबल में कौन सी की लाजमी होनी चाहिए? बाकी कोई और की उसमें हो या ना हो, लेकिन वो कौन सी ऐसी की है जो हर टेबल में होना जरूरी है? सो ए ऑप्शन है प्राइमरी की, बी ऑप्शन है सेकेंडरी की, सी ऑप्शन है कंपोजिट की, और डी ऑप्शन है सॉर्ट की। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि प्राइमरी की ऐसी की है जो हर टेबल में होना जिसका ज़रूरी है, और प्राइमरी की एक टेबल में एक ही हो सकती है, ये भी याद रखिएगा। और प्राइमरी की यूनिक होती है, यानी यूनिक को अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो नॉट डुप्लीकेट होती है, और नॉट नल भी होती है। ये भी प्राइमरी की के अंदर याद रखनी है आपने बात। ये प्राइमरी की प्रॉपर्टीज़ हैं।
प्राइमरी की जो है हर टेबल में होना जरूरी है, ठीक है। अ टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की। देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल। एक ही प्राइमरी की होती है जो हम अप्लाई करते हैं, जिसके जरिए से हमने रिकॉर्ड सर्च करने हैं। एक से ज़्यादा अगर हमने करनी है तो फिर उसके बाद वो दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास, कैंडिडेट की या अल्टरनेट की का, वो आपने हैर पढ़ा हुआ। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि प्राइमरी की इज़ नॉट नल की एंड इज़ अ यूनिक की और नॉट डुप्लीकेट की। सो इसका आंसर है प्राइमरी की, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 2 की एक्सरसाइज के हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।